नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण के मन की बात में जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पर समीक्षा आप सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और इस वीडियो में, इस एपिसोड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार चीन भारत की घेराबंदी मध्य हिमालय से कर रहा है, चाहे वो काली नदी, लिपुदुरा या जो काला पानी का इलाका है वहाँ से घेराबंदी कर रहा है, बांध बनाकर नेपाल को भड़काकर, नेपाल के जनप्रतिनिधियों को अपना बनाकर, या चीन जो है उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य में जिहादियों को भेजकर, जिहादियों के अड्डे बनाकर अपने स्लीपर सेलों से किस तरह से काम लेता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यह सुनना जरूरी है, यह आपकी जानकारी में जरूरी है कि नेपाल में, जो कि भारत का रोटी बेटी का रिश्ते वाला देश है, वहाँ पर चीन किस प्रकार उग्रवाद की जड़ें जड़ाने में, जमाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले घटनाक्रम हम देखते हैं। सबसे पहले जो वहाँ की जो चीन की हो यांकी नाम की एक राजदूत थी, शी जिनपिंग ने नेपाल में भेजी थी, और उसके संबंध किस प्रकार के थे के पी शर्मा ओली साहब से, जो कि समकालीन प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के। तो पहले तो उसकी थोड़ी समीक्षा हम कर लेते हैं। क्या होता है कि नेपाल के कुछ अखबारों में एक बार मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर किस प्रकार चीनी हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, और इस हस्तक्षेप से क्यों नेपाल के लोग उस समय परेशान थे। आज भी अंदर ही अंदर एक ज्वाला धधक रही है चीन के हस्तक्षेप से नेपाल में। क्या होता कि 2018 देश की जो दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों का विलय होना, एनसीपी का गठन होना, नेपाल के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम ला रहा था। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ ये विलय ही नहीं था। नेपाल के पुराने प्रतिद्वंदियों खड्ग प्रसाद शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक मंच पर इसने ला दिया। परिणाम सामने नजर आ रहा है। आज प्रचंड साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको तो बाद में चर्चा करेंगे। दहल और उनके समर्थकों ने ओली से प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की थी, लेकिन ओली मैदान में बने हुए थे। उन्होंने भारत पर उन्हें सत्ता बेदखल करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया था नेपाल में, जबकि ओली साहब जो है उत्तराखंड मूल के हैं, नहीं भूलना चाहिए, भारत मूल के हैं, भारत से उनके रिश्ते हैं। दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत उस समय नाकाम रही थी। अब नेपाल में राजनीतिक संकट तब शुरू होता है जब चीनी राजदूत से मुलाकातों का, वहाँ के नेताओं का जो दौर शुरू होता है। क्या होता है कि वहाँ पर हाओ यांकी, जो कि शी जिनपिंग ने मनोनीत की थी, उसने सीनियर नेताओं से लगातार अपनी मुलाकातें जारी रखी थी। अब एनसीपी ने चीन की तरफ से किसी दखलंदाजी की बात को तो इनकार किया था, लेकिन इसकी सफाई वे ठीक से नहीं दे पाए। नेपाली भाषा का एक अखबार मैंने पढ़ा था, नया पत्रिका ने अपने संपादकीय लेख में लिखा था कि चीन धीरे धीरे नेपाल की घरेलू राजनीति में अपने माइक्रो मैनेजमेंट का दायरा बढ़ा रहा है। उस समय समझ गए थे लोग, और ये बात चीन को भी पता चल गई कि हाँ भाई, नेपाली क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था, सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मतभेदों को सुलझाने के लिए चीनी राजदूत का सक्रिय होना द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक जो दोनों ही लिहाज से ठीक नहीं था। उस समय लिखा था उन्होंने। एक और नेपाली अखबार जिसको कि
क्या बोलते हैं, अखबार का नाम है नागरिक, ने भी नया पत्रिका की तर्ज पर ही यह उसकी भाषा में आ मिलाते हुए लिखा था कि नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की अपनी पुरानी नीति से चीन पीछे हट गया है। उस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी सत्ता संघर्ष में राजदूत हाओ यांकी की सक्रियता को सामान्य बात नहीं माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि हम अभी तक स्वतंत्र रूप से फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ये अखबार वहाँ की जो जन भावना है उसने लिखा है। अजीब बात ये हुई थी कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को राजदूत हाओ यांकी की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मुलाकात के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। कुछ अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट से कहा कि राजदूत हाओ यांकी का ऐसा करना कूटनीति नियमों के खिलाफ था। उस समय ये बात है। और एक अधिकारी ने नाम न बताने के लिए कहा था कि मेरा नाम नहीं बताना, एक काठमांडू पोस्ट को। तो उन्होंने कूटनीतिक आचार संहिता के तहत ऐसी मुलाकातों का विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कहा था कि मौजूदा होना चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग का कोई औपचारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। इसलिए हमें नहीं मालूम कि कहाँ किन मुद्दों पर बातचीत हुई थी और क्या लेन देन हुआ था। कहने का मतलब ये है, मुद्दे लेन देन का था, घूसखोरी का था, नेपाल को बेचने का था, क्योंकि नेपाल के 11 जिलों की भूमि को चीन धीरे धीरे हड़प रहा है। जैसे कि घुन लगता है, ऐसे नेपाल पर चीन घुन लग गया और यह घुन तेजी से अब और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेपाल में प्रचंड साहब की सरकार है जो कि एक वामपंथी है और उनको अच्छा खासा बहुमत समर्थन मिल गया है कांग्रेस का भी, और वहाँ के जो है ही ओली साहब पहले से कम्युनिस्ट। तो ये सारी कहानी पक्ष में गई चीन की, और चीन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि नेपाल में जो सरकारें हैं इसमें मेरे पक्ष में है, तो क्यों ना गर्म लोहे पर हथौड़ा दागा जाए। इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से हाओ यांकी हावी रही उस समय ओली के समय में नेपाल पर, और किस प्रकार से उसने जो है अपना प्रचंड वहाँ पर एक रंग दिखाया। पर लेकिन क्या होता है कि 2021 में फिर उसके बाद चीनी सेना घुसपैठ करती है उत्तराखंड की सीमा और चौकियों पर, क्योंकि नेपाल, उत्तराखंड ये सब चीन से लगते हुए चीन के इलाके हैं, इनसे लगते हैं। तो क्या होता कि उस समय एक खबर चली थी, ये 2021 की बात है, लगभग 22 नवंबर के आखिरी सप्ताह की खबर थी ये, कि लद्दाख के बाद उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ का खुलासा होने पर चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ गया था। ये लिखा गया था उस समय अखबारों में, भारत के अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा। अब ये चीज़ें क्या होता है कि भूल जाते हैं, और जो विदेश नीति को निर्धारण करने वाले वो तो रिकॉर्डिंग रखती है। विदेश नीति में और सामरिक महत्वों पर जो देश की देखभाल करते हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हो या सेना हो, इस चीज़ को देखती है कि इतिहास में क्या क्या हुआ है। अब सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी उस समय बढ़ा दी गई थी, साथ ही संभावित खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी बातचीत चल रही थी। लेकिन क्या होता है कि बाड़ा होती का वही इलाका जो जिला चमोली उत्तराखंड में है और चीन से लगा हुआ है, 5 किलोमीटर तक चीनी सेना उस समय अंदर घुस गई थी। उन्होंने क्या कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ा था, एक पुल गिराया था, और ज्ञात सूत्रों से उस समय पता चला था कि चीनी दुस्साहस के बाद भारतीय सेना का इस इलाके में बहुत अधिक मूवमेंट बढ़ गया था। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर उसी समय हेलीकॉप्टर भी नज़र रख रहे थे।
इस पर गश्ती का जिम्मा भी भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी को दिया गया था, जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है चीन के साथ वहाँ पर। तो ये सारा चल रहा था। बाड़ाहोती उत्तराखंड में लगभग 100 किलोमीटर का जो है ना घास का मैदान है, चमोली जिले के चीन से लगता हुआ इलाका है। ऐसा रहा है कि वहाँ दोनों चारावाही अक्सर सीमा पार करते रहते हैं। अगर 100 से ज़्यादा चीनी सैनिक उस समय अंदर घुसे थे भारतीय सीमा के अंदर, तो ये गलत भी नहीं था। 50 घोड़े थे उनके पास। और इससे पहले क्या है कि गलवान में 20 जवानों को भारत को खोना पड़ा था, बशर्ते कि चीन की इसमें बड़ी कैजुअल्टी हुई थी। लेकिन चीन की ये हरकतें जारी रहेंगी, चाहे चीन की कितने भी सैनिक जाएं। चीन का आंकड़ा, पाकिस्तान का आंकड़ा हमेशा झूठ का रहता है। दोनों झूठ पर जो है आधारित हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय क्या हुआ था कि चीनी सैनिक उत्तराखंड में चले आने की घटना यह लगभग 30 अगस्त की रही होगी, जब चमोली जिले के सीमांत इलाका बड़ाहोती में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी घुसी थी, 50 घोड़े। तो ये जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना, 5 किलोमीटर अंदर घुसना, ये सारी क्या होता है कि चीन की जो है हम विश्वसनीयता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भी है चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब चीन क्या कर रहा है, इस तनातनी के बीच में नया खेल खेल रहा है। वो बना रहा है डैम। चीन भारत की तनातनी के जो पहले से आमाद रहा है तो सबको पता है। इसी बीच चीन की सीमा पर जो है ना वो अब बांध बनाने का प्रयास जारी कर रहा है। जारी क्या है कि ज्ञात सूत्रों से, सैटेलाइट की न्यूज़ से, पश्चिमी समाचार पत्रों से, और भारत ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि भारत के साथ जल युद्ध की तैयारी चीन कर रहा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर वह कर चुका है। विशालकाय बांध बना रहा है नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर। एक विशाल बांध काम भी उसमें तेजी से कर रहा है। यह पिछले साल सितंबर की रिपोर्ट है। अब तो लगभग 3-4 महीने हो गए हैं और अधिक काम हो गया होगा। क्या है कि चीन जो काला पानी, लिपुरा और ट्राई जंक्शन का इलाका है, उसमें क्या है कि उसके पास है मावजा जांगवो नदी पर एक विशाल बांध चीन बना रहा है, जो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर है। मतलब भारत की जो बॉर्डर है ना, नेपाल का पूर्वी उत्तराखंड, भारत का जो चीन के साथ बॉर्डर है, ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर चीन जो है ना बुरी नीयत से बांध बना रहा है। और इससे क्या है कि पर्यावरण को भी नुकसान कर रहा है। तो बिग पावर है एक, उसके पास पर्यावरण को नष्ट करने का एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों ने उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। अब क्या होता है कि मावजा जांगवो नदी पर ये जो है ट्राई जंक्शन पर बांध तो बना रहा है, पर इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या है कि मीडिया रिपोर्ट में जो चर्चिल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस @डिस्ट्रेस फा अंडरस्कोर ने अपनी ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा किया था कि चीन यह बांध उत्तराखंड के काला पानी इलाके में काफ़ी पास स्थित है और वहाँ बना रहा है। इस डैम को अपनी बुरांग काउंटी में बना रहा है। बुरांग काउंटी पास में ही है, उत्तराखंडी नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। वही नहीं, इस बांध के पास ही चीन एक हवाई अड्डा भी उसके आसपास बना रहा है, और अब तक तो तैयार भी हो गया। उसने एक्शन कर दिया भारत को इनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि भारत की जो है ना वायु शक्ति काफ़ी अच्छी है उस इलाके में। तो उसको इनकाउंटर करने के लिए चीन ने जो अपनी कार्रवाई कर दी है इस इलाके में, पूर्वी उत्तराखंड में। और इसकी जो जानकारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को तो है ही, केंद्र को भी है और उत्तराखंड सरकार को भी है। यह सब जानकारी
ये पता नहीं है कि शेयर करते नहीं करते वहाँ के उत्तराखंड के विधायक, लेकिन जिस प्रकार से चीन की नीयत उत्तराखंड पर चल रही है वो थोड़ा ठीक नहीं है। अब इसकी जड़ें जो है हल्द्वानी का जो है ना, रेलवे की लाइन को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने जो कवर किया है, ये चीन के स्लीपर सेल भी हैं इसमें, पाकिस्तान की आईएसआई के स्लीपर सेल भी हैं, और इनका बहुत तगड़ा कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य आपस में, ताकि भारत की जो सामरिक व्यवस्था को किया जाए वहाँ पर मॉनिटर, और इस उनका साथ दे रहे हैं भारत में जो है ना पल रहे सपोले, और साथ साथ में जो तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी ये जो सेकुलर हैं इनकी भी कार्रवाई, ये भी इनका साथ दे रहे हैं। तो समझने वाली बात है पूरे देश को। अब क्या है कि इसको विदेशी लोग भी वहाँ आंक रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है वहाँ पे, इसके पीछे नियत क्या है। ट्राई जंक्शन पर जो है काला पानी, लिपुलेख, लिपियादोरा का जो इलाका है उस पर चीन की नज़र क्या है, और उसने जो है इस विषय को काला पानी, लिपुलेख, लिपियादोरा का हो यांकी के माध्यम से उकसाया था किसको, ओली को, जो प्राइम मिनिस्टर था। और वो बार बार चुनाव के समय भी जब उसने धारचूला के पास चुनाव का प्रचार किया था पिछली बार, तो उसने इसी विषय को उठाया था। तो ये वामपंथी है तथा कथित प्रगतिशीलवादी है नेपाल का, लेकिन अब क्या होता है कि वामपंथियों का सत्तासीन होना चीन के लिए अच्छा है, भारत के लिए बुरा है। और यहाँ तक कि नेपाल के जो अधिकांश लोग हैं वो जिस तरह से कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान की हालत चीन ने की है, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब शुरू हो चुका है लगभग। अब क्या होता है कि शी जिनपिंग सरकार इस बांध को यारलुंग सांगपो नदी पर बना रही है, जो अरुणाचल में, एक बांध अरुणाचल में बन रहा है। तो शी जिनपिंग सरकार क्या कर रही, यारलुंग सांगपो नदी है उस पर ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तो इस पर जो है एक ये मेडोक सीमा पर यह बांध बना रहा है चीन, और वहाँ पर भी जो जल युद्ध की तैयारी है। अगर सूखा हो गया तो पानी रोक लो, पानी की कमी होगी, अगर बारिश अधिक हो गई, पानी भर गया, छोड़ दो, बाढ़ आ जाएगी। तो पर्यावरण को भी नुकसान और चीन के पड़ोसियों को भी नुकसान, बांग्लादेश भी इससे अफेक्ट होगा आने वाले समय में। तो चीन की जो नीति है बहुत लंबी है, चीन 100 साल की सोचता है, यहाँ के नेता कुछ देर के लिए सोचते हैं। अब ये लगा लो कि जहाँ तक पलायन को उत्तराखंड में रोकने की बात चलती है, लेकिन वहाँ के जो नेता है ना उत्तराखंड के, अब बुरा मत मानिए, वो इस मामले में गंभीर नहीं है। आप ये लगा लो कि लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, अखरोट के पेड़, और या दूसरे पेड़ हैं जो नींबू प्रजाति के पेड़, सेब के पेड़ लगाना चाहते हैं, उनको पेड़ उपलब्ध नहीं है, गरीब लोग हैं, उनके लिए पेड़ पौधे चाहिए लगाने के लिए, तो वो समय पर उपलब्ध नहीं। किसी भी हॉर्टिकल्चर में जाइए आप, वहाँ पर पौधे नहीं मिलेंगे। हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर खाली बैठे हुए हैं, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, अब पता नहीं वो पौधे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। ये इस पर जो है एक सक्रिय समाज सेवा करने वाला करगेटी साहब जो हैं वो भी जो है धरने पर बैठे थे। और उत्तराखंड डायलॉग के जो एंकर हैं रमेश भट्ट जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया था। और हिमाचल से लाए हुए एक वरिष्ठ नेता को, शायद उनको अभी बर्खास्त किया नहीं किया, उनको जो है उसका उद्यान का निदेशक बना दिया गया था। तो क्या उत्तराखंड के नेता इस चीज़ को सीरियस में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? चीन की इन हरकतों को जिस प्रकार बार बार सीमा पर हरकत पर नज़र रख रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है, बशर्ते कि 7 बटालियन आईटीबीपी की जो बन रही हैं, वेरिएंट ब्लेज बन रहे हैं, लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है। कम से कम 10 बटालियन वहाँ पर जो है और अधिक चाहिए आईटीबीपी की। और साथ साथ जो गांव हैं उत्तराखंड के, लगभग उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन जिलों के जो सीमा से लगते हुए ज़िले हैं, यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटी गाँव को दे दो, और यहाँ पर जो है रोज़गार के साधन मुहैया करा दो, चीन की हरकतें कम हो जाएंगी। और साथ साथ जो तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी सेकुलर प्रजाति के कीड़े
जितने भी हैं, हल्द्वानी में जिस प्रकार से जिहादियों ने ज़मीन जो रेलवे की हथिया के बैठे हुए हैं और तरह तरह के कागज़ आ रहे हैं, सीए में तो कागज़ नहीं आ रहे थे, अब तरह तरह के कागज़ आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम तो यहाँ के प्राचीन लोग हैं, जबकि रेलवे की ज़मीन है, रेलवे से पहले आ गए थे वो। उनका कहने का मतलब ये है, ब्रिटिश पीरियड से पहले आ गए थे। उनको बसाने वाले नेताओं को भी जो है जनता लाती है और जनता को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे नेताओं को क्यों लाते हैं, क्यों सत्तासीन करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर जो जनप्रतिनिधि बनते हैं पैसा दे करके, वोट बैंक का चक्कर चलता है, चीन से पैसा आता है या पाकिस्तान से पैसा आता है और उसके बाद भारत की बंदी होती है, तो इस पर हमेशा केंद्र में जो बैठी सरकार है ना, वो ध्यान नहीं दे सकती है। इसमें जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा और उन जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करना पड़ेगा जो कि इस प्रकार की हरकतें कर रही है, जैसे कि भ्रष्टाचार। उत्तराखंड के हर विभाग में माफिया बैठे हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि इन माफियाओं के तार जो हैं चीन या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जहाँ से इनको पैसा आता है और ये भ्रष्टाचार कराते हैं। यह क्रिया बरसों से चल रही है और इस पर जो है उत्तराखंड में जो भी सत्तासीन होते हैं किसी भी पार्टी के हों, उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आने वाला समय यह बताएगा कि तिब्बत बन जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि धीरे धीरे करता है चीन अपना अतिक्रमण, धीरे धीरे करता है। पहले वो जिहादियों को, पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेलों को बिठाएगा, अल्पसंख्यक करेगा, पलायन को बढ़ाएगा, नेताओं को भ्रष्ट बनाएगा, तो वो क्या करेंगे, पलायन बढ़ेगा, इससे वहाँ पर विकास नहीं होने देगा। जो वहाँ पर ऑल वेदर रोड जैसे बन रहे थे उन पर झंडे ऊपर करेंगे, विकास नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भारत की सुरक्षा भी कमज़ोर होगी, पलायन होगा और चीन को अपने हाथ पैर फैलाने में मदद मिलेगी। चीन यहाँ तक होगा कि कुछ चीनी लोग भी आने वाले समय में नेपाली का सोच करके, मैं नेपाली हूँ बता करके उत्तराखंड में बस जाएंगे और बस भी गए कई, जिनकी की खोज करना इतना आसान भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में चल रही है। चीन भारत नेपाल के साथ अपनी सीमाओं पर गंगा की एक सहायक नदी है ना, तिब्बत, नया तिब्बत में चीन नया बांध बना रहा है। यह चर्चा जो है अखबारों में है, यह चर्चा मीडिया पर है, पर लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, छोटे भैया नेता हैं, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, अपने देश के बारे में सोच के हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि इंटरलैब में एक भूस्थानिक खुफिया शोधकर्ता डैनियल साइमन ने गुरुवार को जो 2021 में तस्वीरें जो है ना डाली थी, 2021 की बात है। तिब्बत बुरांड काउंटी स्थित माबजा जांगबो नदी पर क्या बना रहा है, विकास कर रहा है, हवाई अड्डा भी बना रहा है, तो बांध भी बना रहा है, जिससे क्या होगा कि जो जल युद्ध के साथ जो नव युद्ध जो कर सकता है और भारत को कमज़ोर करने में यह चीन की अपनी चाल है। इस पर मैं विस्तार में अगले जो वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। यह भूमिका थी कि किस प्रकार चीनी की रणनीति अब जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चीन पीछे नहीं हटा है, चीन आगे बढ़ रहा है भारत को इनकाउंटर करने के लिए। और इस चीज़ को भारत के जनप्रतिनिधियों को, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत के केंद्र में जो सक्षम नेतृत्व को देखना पड़ेगा। वैसे वो देख रहे हैं, लेकिन जनता को उनका समर्थन करना, इस विषय पर आगे आना चाहिए कि ज़मीनी सच क्या है। आप हमारे चैनल ई-गैरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इस विषय को अधिक से अधिक लोगों को बांटने का प्रयास करें, ताकि हमारी सुरक्षा सही रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। जब हमारी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त रहेगी, हमारे सैनिक सही अपनी ड्यूटी करेंगे और बेखौफ होकर ड्यूटी करेंगे, उसके बाद ही आप सारे जो नागरिक हैं महानगरों में चैन की नींद सो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।